दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर मिले जले नोटों के बोरों के केस की जांच शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की जो कमेटी बनाई थी वो आज जांच के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंची। करीब 45 मिनट तक जांच भी की और उधर दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गए क्योंकि वो जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर के खिलाफ हैं। उधर आज ही पार्लियामेंट में इस केस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें 16 पार्टियों के नेता शामिल थे। ये ऑल पार्टी मीट राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी। अब पुराने एनजेएसी एक्ट को याद किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जज साहब का अब क्या होगा। पूरी रिपोर्ट देखिए, सब कुछ समझिए। ये लिया बेटा। ये लिया बेटा। जज के घर से जलते हुए नोटों के बोरों का सच कौन बाहर नहीं आने दे रहा? क्या जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट मिलने की जांच ठीक से नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसकी जांच आज से शुरू हो गई। कमेटी के सदस्यों ने आज दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर पर 45 मिनट तक जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा मामले की जांच के लिए 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील लागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन को शामिल किया गया है। सर, आप लोग जस्टिस वर्मा के घर आए थे, क्या किस तरीके की इंक्वायरी हुई? सर क्या आप रूम देखा, क्या दिखा सर अंदर? आप लोग अंदर क्या क्या दिखा सर? अभी तीनों जस्टिस आए थे सर। सर तीनों जस्टिस आए थे सर, तो बताएंगे थोड़ा। तो आप देख सकते हैं तीनों जो जस्टिस है वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन अभी भी जो उनकी हेल्प के लिए जो लोग हैं तीनों जस्टिस के, वो यहाँ पर घर के अंदर बाहर आए थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन अब वापस आप देख सकते हैं वो घर के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जो तीनों जजेस थे, चाहे वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू हो, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सांधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन जो हैं वो यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंची थी। लगभग पौना घंटा की टीम जो है वो यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ घर से वो बाहर निकले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आग 14 मार्च को लगी थी और जांच कमेटी 25 मार्च को घटनास्थल पर पहुंची, तो 12 दिनों बाद क्या सबूत नष्ट नहीं हो गए? क्या ऐसे में इस जांच कमेटी का कोई औचित्य है, जबकि मौके पर अब कोई सबूत नहीं बचा है? नोटों के अधजले बोरे भी गायब हैं, कहां गए पता नहीं। कानून के जानकार ये भी मानते हैं कि इस केस में पुलिस की जांच होनी चाहिए, उसी के बाद सच सामने आता, लेकिन वो जांच भी नहीं हो रही है। यशवंत वर्मा जी के मामले में जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है वो अपनी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये तय करेगा कि इनको जज रहना चाहिए या नहीं। अगर क्रिमिनल केस बनता है इंक्वायरी रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो पुलिस को डायरेक्शन दी जाएगी कि ये केस दर्ज किया जाए और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जज नहीं रहने चाहिए, तो वो इम्पीचमेंट के लिए रिकमेंडेशन करेगा और फिर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से मामला कुछ शांत होगा, लेकिन दिल्ली में कम और इलाहाबाद में ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज वकील हड़ताल पर चले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 88 कोर्ट्स में आज कोई काम नहीं हुआ। हाईकोर्ट में रोजाना 10 से 15 हजार केस आते हैं, लेकिन आज एक भी हियरिंग नहीं हुई। हाईकोर्ट के 15,000 वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। यहां भी वकील यही मांग कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? सीआरपीसी में जो प्रोवाइडेड है, वो एजेंसीज हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है, वो करेंगी इन्वेस्टिगेशन। कल को पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आपकी मीडिया को दे दिया जाए कि मर्डर का इन्वेस्टिगेशन आप कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे?
टूल्स हैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन के, फिर आप कहेंगी हम तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या इन हाउस कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी? एफआईआर कराइए, लेट द मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। रिमूवल की प्रक्रिया जो इन हाउस कमेटी कर रही है वो एक अलग है, वो होती रहे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दिशा में तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि जो 3 मेंबर कमेटी है वो क्रिमिनल मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मिसकंडक्ट देख रही है। उसका क्राइटेरिया अलग है, उसके प्रिंसिपल्स अलग है। क्रिमिनल मैटर का प्रिंसिपल अलग होता है, बियॉन्ड डाउट यहाँ होता है। हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए उनको, जनता को भरोसा होगा कि हाँ भाई चलो इन्होंने फेस किया, अब क्लीन चिट, कोई बात नहीं, हम उनका वेलकम करेंगे। लेट द मैटर बी एग्जामिन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले जले हुए नोटों का यह वीडियो वायरल है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिक डोमेन में रखा है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि उनके घर पर ये पैसे कहां से आए। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बड़ा तर्क दिया है और वो ये मानते हैं कि जस्टिस वर्मा को उनके इस बयान के आधार पर ही हटा देना चाहिए। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कहना है कि वो घर पे नहीं थे, जो बाहर उनके घर के अलग। ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यशवंत वर्मा जी उस कैश के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है ना जानते हो, तो ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा एक जज का। क्योंकि आज तो बात कैश की थी, कल को अलकायदा का कोई आदमी वहाँ बैठा मिलेगा और यशवंत जी और वो पार्लियामेंट में बम गिराए, आतंकवाद में इन्वॉल्व हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी करे, वहीं रहे। क्या यशवंत जी कह पाएंगे कि मुझे नहीं पता? अगर ये वजह है कि उन्हें नहीं पता था, तो ये तो सफिशिएंट रीजन है फॉर हिज रिमूवल। जस्टिस यशवंत वर्मा 2014 से 2021 के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे थे। 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट किया गया था। अब वापस इस कैश केस की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन वकीलों से बात करते हुए बहुत दिलचस्प जानकारी मिली। ये केस जस्टिस यशवंत वर्मा की ही कोर्ट का है। एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा था कि अगर किसी के घर नकदी मिली है तो फिर घर में रहने वाले को यह साबित करना होगा कि वो कैश कहां से आया। अब समय का फेर देखिए, सेम यही केस दिल्ली में खुद जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर हुआ और अब वो कह रहे हैं कि ये नोटों के बोरे कहां से आए मुझे नहीं पता। अब क्या ये नियम कानून जस्टिस वर्मा पर लागू नहीं होता कि उन्हें यह साबित करना होगा कि ये नोटों के बोरे आए कहां से? माननीय यशवंत वर्मा साहब ने एक चीज़ ये भी कही है कि ये नोट मेरे कमरे में कैसे आई, मेरे हाउस में, ये जो सर्वेंट हाउस था, ये जो भी इसको हाउस को कहेंगे, वहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। एक बार की बात है, बेल में बैठे थे, बेल के जुरिस्डिक्शन में एक वकील बहस कर रहा था कि साहब ये 20,000 रुपये की रिकवरी थी, तो ये मेरे घर में प्लांटेड करके पुलिस ने दिखाई है। तो कहें कि रिकवरी आपके घर से हुई है, या आपको प्रूफ करना है कि आपके घर से रिकवरी हुई है, या आपको प्रूफ करना है कि आपके घर पैसे कैसे आए। सेम चीज़ हो गई ना। आपको प्रूफ करना है कि आखिर 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी पैसे रहे हों, अभी तक फिगर किसी ने स्पेसिफिक नहीं बताई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि 15-20 करोड़ रुपए आए हैं, वो कैसे आए आपके घर में। और वेरी सेफ पैसेज है आपका, आपके घर परिंदा पर नहीं मार सकता है, और आपके घर कोई आके 15 करोड़ रुपए रख गया, कैसे बचेगा हम लोग को। तो ये शक पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि आपके घर में आप ही को साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो कोर्ट में कहा, बीइंग ए जज, यस बीइंग ए जज कहा था, कोर्ट में कहा था, और एक बेल एप्लीकेशन के दौरान कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की मुख्य आशंका यह है कि कल को अगर जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट में जज की भूमिका में काम करते हैं और उनकी कोर्ट में किसी वकील ने जाने से ही इनकार कर दिया, या कोई वादी कह दे कि आप पर भरोसा नहीं है कि आप न्याय करेंगे, तो फिर हाई कोर्ट जैसे न्याय के मंदिर का क्या होगा और न्याय के सिद्धांत का क्या होगा। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर कोई जज भ्रष्टाचार के शक के घेरे में भी है, तो फिर उसे इलाहाबाद ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ेदान है? एक आम आदमी जो गठरी लेके अपने घर से चलता है न्यायपालिका की तरफ, उसकी गठरी में उतना पैसा नहीं है जितने मतलब आप सोचिए कि ये संयोग था कि आग लगी और पैसे राख हो गए।
उधर जस्टिस वर्मा के बंगले से मिले जले नोटों के बोरों का यह मामला रोज संसद में भी उठ रहा है। विपक्ष इस केस पर चर्चा की मांग कर रहा है और कानून मंत्री से बयान चाह रहा था। जिस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने चर्चा की मांग का नोटिस खारिज कर दिया और शाम को राज्यसभा में ही सभी दलों के नेताओं की मीटिंग बुला ली। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें राज्यसभा में सभी दलों के नेता मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस केस के बहाने फिर से NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को वापस लाना चाहती है। इसलिए आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 2014 NJAC एक्ट का हवाला दिया। धनखड़ का कहना है कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था और उस कानून को लेकर सभी दल एक राय थे। साथ ही NJAC एक्ट पर 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी मुहर लगाई थी, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकार संसद में एक बार फिर से आम सहमति बनाना चाहती है ताकि एक बार फिर से NJAC एक्ट को लाने का रास्ता साफ किया जा सके। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. Now we are at crossroads. I strongly urge members to reflect. There can be no breach by any institution of what emanated from the Parliament, endorsed by legislatures. And there should again, I reiterate, be the mechanism holding the field. अब ये पूरा कानून क्या था, जरा इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इस कानून की वजह से सरकार और न्यायपालिका में ठन गई थी। मोदी सरकार ने साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब NJAC के प्रावधानों के तहत काम हो। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस, 2 विशेषज्ञ, 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल को करना था। लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गई है और सरकार का इस तरह का दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। साल 2015 में जब NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो उस वक्त की जजों की पीठ ने माना कि कॉलेजियम की मौजूदा प्रणाली में दिक्कतें हैं और उसे सुधारे जाने की जरूरत है। अब इसी कॉलेजियम पर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजों का पैनल। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजों का पैनल होता है। यह कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की सिफारिश करता है। यह सिफारिश मंजूरी के लिए PM और राष्ट्रपति को भेजी जाती है और इसके बाद अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। इसी कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया है और तब से इस पर और ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भाई भतीजावाद का आरोप लगता रहा है। इस भाई भतीजावाद को न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं, यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर है।